मैं हार गई, यही सच है कि शंकु आपका बंटी महाभोज आदि। कहानी की प्रमुख विशेषता है, इसमें भाषा का सफाई प्रयोग किया गया है, सजीवता है, प्रामाणिकता है और तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। इसका सारांश कथन हम इस ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे। सन 46 से 47 की आजादी की आंधी ने मनमोहन जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। आजकल के आप उनके इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उनमें एक भाव जरूर थे, देश के प्रति प्रेम था और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, जो पाठ की बात के लेटर पाठ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले शुरू करते हैं पाठ। एक कहानी है और मैं अंजना वर्मा इसे समझाते हुए आपको पढ़ाऊंगी। लेखिका ने पाठ के शुरू में हमें यह बताया है कि उनका परिवार कैसा था, उनके परिवार में कितने लोग थे और इंदौर से वे अजमेर क्यों आए, उनके पिता का व्यक्तित्व, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में उतारा और लेखिका के साथ उनके पिता का बर्ताव कैसा था, उनके पिता के बर्ताव के कारण उनमें हीन भावना क्यों घर कर गई, उन्होंने अपनी माता को व्यक्तित्वहीन कहा, क्यों कहा। तो इस तरह की कई बातों का जवाब आपको इसके शुरुआती हिस्से में मिलेगा। लेखिका बता रही है कि वे जम्मू तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन ये जो संस्करण लिख रही है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से शुरू होता है। कह रही है कि मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला 2 स्टोरी हाउस से, जहां ऊपर के फ्लोर पर ऊपरी मंजिल पर पिताजी रहते थे और पिताजी ने अपनी किताबों को, अखबारों को वहां पर रखा होता है, वहीं पर वे पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के फ्लोर पर वे अपने भाई बहनों के साथ रहते थे और उनकी माँ भी वहीं रहती थी। और अपनी माँ को उन्होंने बताया कि वे बेपढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, व्यक्तित्व विहीन कहा उन्होंने अपनी माँ को, क्योंकि वे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में रहती, उनके पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में रहती, वे अपनी पहचान बना ही नहीं सके। वे रसोई के दायरे से, घर के दायरे से बाहर निकलकर अपनी कोई पहचान नहीं बना सके, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन माँ कहा। माँ के रूप में उन्होंने सारे कर्तव्य निभाए। अजमेर से पहले पिता इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े थे और शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनमें से कई तो अच्छे ओहदों पर यानी पोस्ट पर पहुंच चुके। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी तरह के चर्चे भी कम नहीं थे। उन दिनों जब वे आर्थिक रूप से संपन्न थे, उनका नाम था, प्रतिष्ठा थी, तब उनकी दरियादिली के भी हमने बहुत चर्चे सुने। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारी, घमंडी, अहंकारी, और यह सब तो मैंने केवल सुना। कह रही हैं कि यह सब मैंने केवल सुना, क्योंकि जब लेखिका ने होश संभाला तब उन्होंने इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता को देखा। कहने का अर्थ है कि जब लेखिका ने होश संभाला तब उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पिताजी का स्वभाव बदल रहा था, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने का भी प्रभाव घर पर पड़ता है और घर का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी घर को संभालने की होती है। इस कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वह क्रोधित हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी आकांक्षा, उनकी
उन्होंने बहुत थोड़ी बहुत देखी। तो उनके खंडरों को धोते हुए पिताजी उन्होंने देखे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण ये इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी के अधूरे काम को आगे बढ़ाया। और यह अपनी तरह का पहला शब्दकोश था, डिक्शनरी थी। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो मिली, पॉपुलैरिटी मिली, पर अर्थ नहीं मिला, यानी पैसा नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि जब व्यक्ति पर जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, उससे अपेक्षाएं अधिक होती हैं, या उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसे सारती रहती हैं, उसे परेशान करती रहती हैं, वह अपने आप को लाचार महसूस करता है, उस समय उसके स्वभाव में परिवर्तन स्वाभाविक होता है। उनकी जो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति है, उसके कारण जो उनकी कोमलता की स्वभाव की, जो उनकी संवेदनशीलता थी, वो अब दिखाई नहीं देगी, सिर्फ क्रोध चिड़चिड़ापन ही दिखाई देगा। तो वे कह रहे हैं कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्तारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। कम से कम बच्चों से ही इस बात की चर्चा कर लें कि भाई घर में तंगी है तो आप ऐसा नहीं करो, या हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी जरूरतों को सीमित करेंगे। परंतु नहीं, वे ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनको बहुत घमंड था, अहंकार था, और उनकी जो आदतें थी, नवाबी आदतें, वो वैसे की वैसे ही। महत्वाकांक्षाएं जो पूरी नहीं हुई, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की आत्मा, नवाबी आदतें। तो पिताजी की जो आदतें पहले खुले पैसे होने के कारण होती थी, उनके पास बहुत पैसा था तो खुला खर्च किया करते थे, दिले दिखाते थे, शाम शापत से रहते थे, तो वो आदतें। अब पैसे की तंगी है तो उसके कारण वे अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, जैसे कि कोई बहुत समाज में उसका अच्छा स्थान है, ऊंचा स्थान है, चाहे वे नवाब के तौर पे हो, चाहे वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पे हो, जब समाज में उसका एक विशेष स्थान होता है, उसके बाद फिर उसे आम आदमी की श्रेणी में धकेल दिया जाए, तो सोचिए उसकी मनस्थिति कैसी होगी। तो वही कह रही है कि हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की जो पीड़ा है, दर्द है, वह कुंठा पैदा करता है, और वह कुंठा क्रोध बनकर निकलता है। अब किसी पर तो गुस्सा निकलेगा, तो जो माँ थी लेखिका की, उन पर वह गुस्सा सारा निकलता था। माँ को कांपते थरथराते उन्होंने देखा कि पिताजी बार बार तो उन पर गुस्सा होते रहते थे। अपनों के हाथ विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि पिताजी जब दरिया थे तो यकीनन वे हर किसी पे विश्वास कर लेते होंगे, और उनकी इसी सरल स्वभाव के कारण, दरियादिली स्वभाव के कारण लोगों ने उनको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा। तो जब अपने धोखा देते हैं तब सबसे अधिक पीड़ा होती है। तो लेखिका यही बात समझने की खुद भी कोशिश कर रही है, और हमें बता रही है कि शायद जो उनका एक स्वभाव था जिसमें नकारात्मक परिवर्तन आ गए थे, शक्की हो गए थे, क्रोधी हो गए थे, ये इसी के कारण हुआ कि लोगों ने उनके साथ इतना विश्वासघात किया, उनके अपने नजदीकी लोगों ने उनको धोखे दिए, जिसके कारण उनकी मनस्थिति पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि वे किसी पर अब विश्वास ही नहीं करते थे, शकी स्वभाव के हो गए थे। जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आ ही जाते थे, मतलब कभी कभी गुस्सा बच्चों पर भी करता है, और शकी स्वभाव का जो असर है वो बच्चों पर भी होता रहता होगा। अब लेखिका बता रही है कि भाई मैं ये सारी कहानी पितृगाथा इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव काम करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाह रही हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां यानी कमजोरियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। बच्चों के व्यक्तित्व पर घर के माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, और घर का माहौल घर के मुखिया के ऊपर होता है। और लेखिका यह भी जानना चाहती है कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार में मेरे भीतर किन प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया, यानी किन कॉम्प्लेक्सेस को जन्म दे दिया उनके इस व्यवहार में, जो शायद उन्होंने अनजाने
सुशीला से हर बात में उनकी तुलना किया करते थे और उसकी प्रशंसा करते रहते थे। तो यह सब देखकर लेखिका के भीतर गहरा हीन भाव पैदा हो गया और यही हीन भाव आज भी उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि इतना नाम मिल गया है, इतना सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, फिर भी वह उस हीन भाव में से उबर नहीं पा रही हैं। जब भी कोई परिचय करवाता है, कोई विशेषता मेरे नाम के साथ लगाकर मेरे लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करता है कि भाई आपको तो ये इनाम मिल गया साहित्य अकादमी का, या आपका उपन्यास जो है वो इतना प्रसिद्ध हो गया है, आप महान लेखिका है, या ये है वो। तो जब कोई इस तरह की बातें करता है तो यकीन नहीं होता, मैं संकोच से सिमट जाती हूँ। लेखिका कहती है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता और शायद मन के किसी कोने में, अवचेतन मन में, अचेतन की किसी तट के नीचे ये हीन भावना है जिसके चलते वे आज तक अपनी किसी भी उपलब्धि पर यकीन नहीं कर पाई और उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने पाया है वो अंदाजे से, तुक्के से पा लिया है, बाय चांस से मुझे मिल गया है, मैंने अचीव नहीं किया। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। तो कहते पिताजी का जो शक्की स्वभाव था अब वह भी मेरे अंदर मुझे दिखाई देता है। लेखिका कहती है कि उनके पिताजी का शक्की स्वभाव उनके भीतर भी उन्हें दिखाई देता है और अपने अंदर जो विश्वास खंडित होते उन्हें दिखाई देते हैं, वह उनके पिताजी के शक्की स्वभाव की ही देन है। बहुत अपनों के हाथ विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद जिन पिता से किसी न किसी बात पर मेरी हमेशा बहस होती थी, टक्कर होती थी, वह न जाने कितने रूप में मुझ में है। लेखिका ये महसूस करती है, बताती है अपने व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व की जो मेरी कुछ कमजोरियां हैं, कुंठाएं हैं और जो मेरा व्यवहार है वह कहीं ना कहीं पिताजी के व्यवहार से प्रभावित है। तो वे कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में मुझ में है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं था कि उनका आसन्न अतीत जो बीत गया है वह किस कदर उनके अंदर भीतर जड़ जमाए बैठे रहता है, निकलता नहीं है। जो हमारे अतीत में कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे भीतर से निकलती नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से कब वे बातें हमारे अंदर घर कर रही हैं। तो वे कहते समय का प्रभाव है, समय बीत गया है, हमें कहीं और ले जा रहा है, किसी और दिशा में हमारा ले जाए। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, परंतु जो हमारे बीते कल में हमारे साथ हुआ है उसके अनुभव हमारे भीतर कहीं ना कहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहते ही हैं। हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं, खासकर बचपन में। बचपन में इसीलिए बच्चों को हम कहते हैं कि बहुत ही कोमलता के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि बाल मन पर जो छाप पड़ती है वह उम्र भर रहती है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, बेपढ़ी अनपढ़ जो माँ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। धरती को सबसे अधिक सहनशील माना जाता है, तो वे कह रही है उससे भी अधिक सहनशीलता उनमें थी। और पिताजी की हर ज्यादती को जब भी वे गुस्सा करते थे, बच्चे लाते थे, बेवजह उनको डांटते थे, हर ज्यादती को अपना प्राप्य मतलब ये तो मेरा भाग्य है। और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी और अपना माँ का रोल, पत्नी का रोल जो था वह निभाया करते थे। उन्होंने जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना चाहा। उनका इसलिए तो उनको व्यक्तित्वहीन कह दिया था उन्होंने शुरू में, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अपनी जिंदगी जी ही नहीं है, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगा शायद सहानुभूति से उपजा। माँ की जब इस तरह की हालत देखते होंगे कि चुपचाप डांट सह रही है, क्रोध सह रही है, तो उनको कहीं ना कहीं माँ से सहानुभूति भी होती होगी। तो जो सारा लगाव था सहानुभूति से उपजा था, शायद माँ के साथ ही था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में निपटा उनका यह त्याग मेरा आदर्श नहीं बन सका। मैं उसका अनुसरण नहीं कर पाई, माँ के व्यक्तित्व का अनुसरण
अपनी पहचान ही नहीं, वे सब कुछ खो दिया, अपने परिवार के अंदर सब कुछ स्वाहा कर दिया। ना उनका प्यार, ना उनकी सहिष्णुता। दोनों ही लेखी का अनुसरण नहीं करती हैं, दोनों का। खैर जो भी हुआ, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो यहाँ ये अपने घर के बारे में, अपने पिता के बारे में जो बता रही थी, उसके आगे कुछ नई बातें बताना चाह रही है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। अब बता रही कि 5 भाई बहन थे और सबसे छोटी थी लेखिका। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। उसकी धुंधली सी याद है, क्योंकि शादी करके वो चली गई थी, उसके साथ उन्होंने समय बिताया नहीं, उन्हें उनका मालूम नहीं कि वो किस तरह के स्वभाव की थी, क्या थी। और अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले थे। बचपन में बहुत खेल वेल जो थे, उसका स्वतंत्रता थी, स्वच्छंदता थी, वो सब हमको मिली थी। लड़कियों ने कारण घर में बैठा के रसोई तक सीमित नहीं रखा था। वे पढ़ती भी थी, खेलती भी थी। तो कह रही है कि जो बच्चों के खेल होते हैं, लंगड़ी डांग, पकड़म पकड़ाई, काली पीलो, ये सब खेल, बुढ़ी बुढ़ियों के ब्याह, ये सब जो है हमने पास पड़ोसी सहेलियों के साथ वहीं घर में रहकर खेले थे। तो खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंगे भी उड़ाए, कांच पीसकर मांझा सूखने का काम भी किया। जो मांझा होता है उसका पतंग का, वो भी हमने उस पर लपेटा कांच पीस के। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा, जो भी हम एक्टिविटीज करते थे, जो भी हम खेलते थे, सब घर के भीतर ही होता था। हमारी सीमा घर थी। हाँ, इतना जरूर था उस जमाने में घर की दीवारें घर तक समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सारा मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता था। कुछ लोग तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यही महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीवन के इस आधुनिक दबाव में, यानी जो हम आजकल सिमट गए हैं महानगरों के फ्लैटों में, तो वे कह रहे हैं कि ये हमें अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ रही है। इस तरह का उनको एहसास होता है इन महानगरों के फ्लैट में। इस तरह और भी जो लोग महानगरों के फ्लैट में रहते हैं, उनको हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, ये जो पड़ोस कल्चर था जहाँ पूरा आस पड़ोस था, वो एक परिवार की तरह था, इस पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, अलग करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो आज की जो स्थिति है वह ये हो गई कि लोग अपने घरों में सिमट गए हैं। अपने घरों में क्या, अब तो घरों में भी लोग अपने कमरों में सिमट गए हैं। परिवार में भी आप देखें तो सब अपने अपने में बिजी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आस पड़ोस भी एक परिवार की तरह था और मिलकर रहता था। तो ये पहले जो पड़ोस कल्चर था, उससे आज जो महानगर है उसका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, और इससे वे असहाय, असुरक्षित हो गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी और युवावस्था का आरंभ किया। एक दो कुछ बोलकर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, सब आस पड़ोस के हैं। इनको सुनते देखते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई, और इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी। इस बात का एहसास मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के बाद भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी इस समय के पैर में धुंधला नहीं किया। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से करते चले गए थे उनकी कहानियों में। उसी समय के दास साहब, जो महाभोज के एक पात्र हैं, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित उठे। तो महाभोज जो उपन्यास था, उसमें एक पात्र दास साहब जो उनके पड़ोस में थे, उनको उन्होंने चित्रित किया। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का विषय। बच्चों, उन्होंने सारा कथन सुना और देखा कि मनु भंडारी के ऊपर कैसे अपने पिता का, माता का, शिक्षकों का प्रभाव पड़ा। और उसकी माता जो बहुत ही सहनशील थी, कर्मठ थी, भी वह मनु भंडारी की आदत नहीं बन सकी। और मनु भंडारी पढ़ने लिखने के साथ खेलने इत्यादि का भी कार्य करती थी। और इस शहरी वातावरण से जो हमारे नगरीय सभ्यता है से दूर अच्छी तरह से लोगों से मिलजुल करके आस पड़ोस के कल्चर में विकसित हुई। हम आगे जो है इस
माँ। व्यक्तित्व विहीन का क्या अर्थ होता है? जिसका अपना कोई व्यक्तित्व अलग से ना हो या फिर वो अपनी महत्व नहीं समझती हो। जो अपना महत्व न समझे और दूसरों के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करता चला जाए, वह अपने व्यक्तित्व को नीचे कर देता है और इसे हम व्यक्तित्व विहीन करते हैं। जैसे इनकी माँ ने किया, सबकी इच्छानुसार सारे काम करते, सबकी बातों को सुनती, लेकिन कभी उभर कर उसका प्रतिकार नहीं करती थी। ठीक है, आगे की देखते हैं विषय में। यह है विषयवाद। ठीक है, अधूरे काम। तो अधूरे काम में कौन सा अधूरे में पहले बताएंगे कौन सा शब्द है? अधिक शब्द गलत। अधूरे में औसत है। ठीक है, और अधूरा शब्द और पूरा माने क्रिया, जो पूरा ना हो। अधूरा का एक विशेषण है। अधूरा क्या है? विशेषण है। कभी है काम अर्थात कार्य। अधूरा काम अर्थात एक विशेषण, एक और विशेष। प्रतिष्ठा, इसमें प्रति शब्द है और इष्ठा शब्द है। इसके साथ ही साथ महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षाएं में कौन सी सदी हुई है? महत्वाकांक्षाएं क्या लिखा है? महत्वाकांक्षा में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। फिर महत्व प्लस आकांक्षा। विश्वासघात किए जाने की कैसी गहरी चोटें होगी? विश्वासघात हम किसको कहते हैं? जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है। जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है तो उसको बोलते हैं कि उसने हमारे प्रति विश्वासघात किया। उसने हमारे प्रति विश्वासघात किया। पितृगाथा क्या होता है? पितृगाथा वो होता है जैसे हम अपने पिता के बारे में उन्होंने जो कहानी बताई है कि हम मेरे पिता ऐसे थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे या फिर वो पहले बहुत उनकी आर्थिक अच्छी हुआ करती थी, उन्होंने जो अपने पिता के बारे में बताया है वो चीज है पितृगाथा। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है। अर्थात पितृगाथा को इसलिए नहीं कह रही है कि केवल उनकी प्रशंसा करना है, किसी के बारे में कहना गाथा होता है। ठीक है, ताने बाने। ताने बाने में हम देखते हैं क्या है? ताने और बाने। अनजाने अनचाहे, इसमें भी आपका द्वंद्व समास है। अनजाना और अनचाहा। सुशीला, इसमें आपका सूत्र है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ। एक पढ़ी लिखी माँ, इसमें विशेषण विशेष के आधार पर क्या है? एक पढ़ी लिखी माँ। एक पढ़ी लिखी माँ तो विशेष हो गई। हाँ, माँ विशेष हो गई। एक पढ़ी लिखी क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। एक लेखकीय। लेखकीय में कौन सा प्रत्यय है? लेखक प्लस ईय। ठीक है, बहुत सही। प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में हम क्या देखते हैं? प्रतिक्रिया, इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा शब्द है? प्रति उपसर्ग है। हाँ, और क्रिया हमारा शब्द है। क्रिया शब्द। एक बहुत सही बताया। और सहन शक्ति। सहन शक्ति, इसमें कौन सा समास होगा? अपेभाव। सहने की शक्ति, अपेभाव समास। ये गलत है। सहने की शक्ति तत्पुरुष समास होगा। ठीक है,
पुराण हो जाएगा। ठीक है, ये मांझना जानते हैं क्या होता है? कांच पीसकर माजा सूखने का काम भी किया। आपको पता है कि ये क्या होता है? कांच पीसकर माजा सूखने का काम भी किया? नहीं पता? मांझा का सूखना मतलब कि हाँ, जो पतंग हम उड़ाते हैं, जो मांझा बनाते हैं, वो रस्सी जो होती है उसको मांझा कहते हैं। कांच को पीसकर माजा सूखने का काम होता है कि जिसमें ये एक तरफ वह जो हमारा पतंग उड़ाने की जो धागा है, जो भी धागा है, ये शीशा है, तो वह धागे के ऊपर बीच में पीस करके शीशा हाथ में लेते हैं और लेते हैं बीच में एक तरफ गम लेते हैं, गोंद लेते हैं गोंद, और फिर लेते हैं शीशा। एक व्यक्ति उधर से धागा को पास करता है और वह धागा जो है गोंद से होते हुए शीशे से होते हुए दूसरा व्यक्ति उसको लपेट देता है। ऐसे क्या होता है कि वह जो लपेट करके बनाता है, जो वह धागा होता है पतंग का, वो बहुत मजबूत होता है और पतंगों को काटने में सफल हो जाता है। ठीक है, ये होता है कांच पीसकर माजा सूखने का काम। ये भी लेखिका ने अपने बचपन में भाई बहनों के साथ किया होगा, ये अकेले तो होता नहीं है। अगर असहाय असुरक्षित में आपका क्या कहते हैं? असहाय असुरक्षित, असहाय किसको कहेंगे आप? असहाय क्या होगा? जिसका कोई सहायता न करने वाला, हाँ, जिसका वो कोई अपना कोई कार्य करने में समर्थ न हो, तो हाँ, वो अपना कार्य करने में असहाय असहाय है, अर्थात दूसरों से कोई सहायता नहीं मिल रही है, अपने के प्रति वो क्या है? असमर्थ। और असुरक्षित क्या होगा? जब सुरक्षित नहीं है, या वो सुरक्षित नहीं, दोनों में ऑप्शन भी लगा है। पड़ोस कल्चर, हमने पढ़ा था, उसमें देखा भी, ऑडियो में सुना। पड़ोस कल्चर क्या होता है? पड़ोस ये कल्चर, कैसे टूट गया? पड़ोस कल्चर वो है मैम कि जैसे जो हमारे आसपास के घर के आसपास जो वातावरण होता है, हम पड़ोसी से जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, ये हमारे पहले पूरा गांव में होता है। जैसे आप आजकल के शहर में देखा जाए तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, जॉब पर जाते हैं, फिर आते हैं अपने घर में रहते हैं, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं रहता और ना ही कोई सहायता करता है। तो पहले क्या था कि वहाँ पे उन्होंने बोला है पड़ोस कल्चर कि पहले गाँव में जब रहते थे तो लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, फिर एक दूसरे के बारे में जानते थे। पड़ोस कल्चर बचपन में, जिसे कि पूरा मोहल्ला, पूरा जो शहर का एक एरिया होता था, वह हर बच्चों का एरिया होता था। कोई किसी घर जाकर खेल सकता था, कोई किसी घर खा सकता था और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता था। और हर व्यक्ति हर घर के बच्चों की सुरक्षा भी करता था और उनके प्रति अच्छा व्यवहार भी करता था। बड़े ही नहीं, बच्चों के प्रति भी बहुत अच्छे से करते थे, बच्चे मिलकर करते थे। पर यह पड़ोस कल्चर अब जो है नगरीय जीवन में दिखाई नहीं देता है। गांव में भी है लेकिन अब बहुत कम हो चुका है। आगे देखिए, एक शब्द है अभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति में अभिउपसर्ग है, व्यक्ति शब्द है, जबकि व्यक्तित्व में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय। व्यक्तित्व में तो प्रत्यय, ठीक है। और ये लेखक जो है सुघड़, सुघड़ गृहिणी, सुघड़ क्या होता है? सुंदर, हाँ, सुघड़ मतलब सुंदर गृहिणी नहीं, सुघड़ का अर्थ सुंदर नहीं होता, दक्ष, दक्ष, कुशल, कुशल। सुंदर एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति लाकर के घर में रहता है, वो सुघड़ गृहिणी नहीं हो सकता जब तक वो घर के सारे काम में दक्ष न हो, ठीक है। लेखिका के कौन कौन से थे क्रांतिकारी गुण थे? कौन कौन से क्रांतिकारी गुण थे? क्रांतिकारी गुण थे उन्होंने जैसे कि उनकी कॉलेज में वो जब जाती थी तो वो जो चीज़ें कहती थी तो बच्चे स्टूडेंट उनके सारे सुनते थे। अगर वो जैसे ये भी कहते थे कि आज हमें क्लास नहीं लेना तो क्लास से निकल जाते थे और जाके ग्राउंड में आंदोलन के नारे लगाते थे। और वो बहुत नेतृत्व की क्षमता होती थी, एक नेतृत्व की क्षमता और गलत
लेखांकन पढ़ा, किस रूप में पढ़ा? ये जो साहित्य पढ़ती थी और लेखिका को भी साहित्य को पढ़ने के लिए बोलती थी, फिर उसके बारे में उनसे डिस्कशन करती थी, संवाद करती थी। हाँ, तो उससे लेखिका का साहित्य पढ़ने में बहुत सारी रुचि पैदा हुई और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना। हाँ, ये इसके जो शिलान्यास थी उसको पढ़ने के लिए साहित्य को प्रेरित किया और साथ ही साथ उसके पीछे से हर काम में उसका सहारा भी करती थी। ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है उन्होंने नदी के द्वीप लिखा। पिता जो है, लेखक के पिता कॉलेज से घर आने पर लेखिका को क्यों नहीं डांटे? पहले तो लेखिका ये डरती है कि वो जब जाएगी कॉलेज से तो उसके पिता डांटेंगे इस बात के लिए कि वो कॉलेज में लीडरशिप करती है या फिर बच्चों को ये बोलती है कि हमें आंदोलन करना है, हमें बाहर जाना है। तो वो ये चीज़ को सोचती है कि शिक्षिका जब उनके टीचर उनसे कंप्लेन करती थी उनके पिता से, वो उसको बहुत डांटेंगे। लेकिन जब वो उनके पिता जब कॉलेज जाते हैं और टीचर फिर ये चीज़ बोलती है कि अपने बेटे को अपने कॉलेज आने से मना करिए, वो उसको मत आने दें। वो 3 लड़कियाँ मिलकर सारे बच्चों को बोल देते हैं क्लास से बाहर चलते हैं और आंदोलन करेंगे हम अपने स्वतंत्र होने के लिए। तो इस बात का विरोध न करके उनके पिता जब उनको घर पे जाते हैं तो उनकी सराहना करते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। जबकि लेखिका जो है वो बहुत डरी और सहमी हुई होती कि उनके पिता उनको डांटेंगे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो उनकी सराहना करते तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, ये जो मतलब कि पिताजी बहुत अच्छे। इसे लेखिका की बहुत खुश हो गए। उसके पिता बार बार डांटते क्यों थे? किसी बात में, किसी काम में लेखा के ऊपर या घर के ऊपर क्यों डांटते थे? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो पहले बहुत संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, उनका समाज में बहुत नाम था। फिर ऐसा कुछ होता है कि उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो वो थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो वो उनकी माँ पे बार बार ऐसी चीज़ें बोलते हैं और अपने बच्चों को नहीं दिखाते, वो चीज़ें सो नहीं करते। लेकिन उनकी माँ को हर छोटी छोटी चीज़ों पे चिल्लाते रहते हैं या फिर कुछ बोलते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि वह अंदर से बहुत टूटे हुए थे। उनका टूटा हुआ व्यक्तित्व किसी से अपनी कमी को नहीं बता पाता था और जब तक होता था वो दूसरों का क्रोध उतारता रहता था। यह निहायत दकियानुसी शब्द का प्रयोग किया है। ये निहायत दकियानुसी क्या होता है? दकियानुसी क्या होता है? कभी सुना है? सब सोच वाले व्यक्ति क्या? दकियानुस से मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूट उतारी, मतलब कि बहुत पुरानी सोच वाले मित्र थे उनके। हाँ, मित्र जो थे दकियानुसी मतलब बहुत पुराने सोच वाले थे। उनकी दृष्टि में लड़कियों का बाहर जाना उचित नहीं था। और लड़कियों को बाहर जाना उचित तो क्यों नहीं मानते थे? वो क्या समझते थे लड़कियों को? बाहर जाने से क्या हो जाएगा? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको घर के अंदर रहना चाहिए और बाहर के कार्य तो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। ठीक, बहुत सही। वो मुख्य रूप से वो चाहते थे कि लड़कियां घर की इज्जत है, प्रतिष्ठा है और उनका वो घर में रह करके थोड़ी पढ़ाई करके और बड़े ही इज्जत आबरू को बरकरार रखते हुए अपने घर में ही रहें। बाहर जाने से लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और वह बहुत उदंड हो जाती हैं। यह उचित नहीं है। वह जवाब करने लगती है, दुनिया देखती है, इसलिए वह लड़कियों को बाहर जाने से मना करती है। ठीक है। धुआंधार तारीख, धुआंधार तारीख, धुआंधार, हाँ धुआंधार कहते हैं ना, धुआंधार तारीख से जा रहा है। ये धुआंधार क्या है? धुआंधार तारीख मतलब
अव्यय है, बहुत कोई अव्यय होता है। तो बड़ी चीर प्रतीक्षित, ठीक है, चीर प्रतीक्षित, चीर माने अत्यधिक, बहुत समय से, बड़ी माने ये प्रविशेषण है, विशेषण है, फिर बड़ी प्रविशेषण है। प्रतीक्षित में कौन सा आपको वो है प्रत्यय? प्रतीक्षा प्लस इत। प्रतीक्षा प्लस इत, एक। अब इसके हम पूरे प्रश्नों को देखें। प्रश्न आपने सारांश में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, प्रश्नों के जानकारी आप एक बार देखिए और हम प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे। किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। आपको दो ढंग से लिखना है, दो ढंग से उत्तर देना है कि किन व्यक्तियों का, फिर प्रत्येक व्यक्ति का क्या क्या प्रभाव लेखिका पर पड़ा। सबसे पहले हम समझते हैं किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो व्यक्तित्व क्या था उनका? एक पहला पिता का, शीला अग्रवाल। इसके बाद अपने माता का भी अपरोक्ष रूप से, तो मुख्य रूप से इनका प्रभाव पड़ा। अब ये इनका प्रभाव आपने सारा सत्संग पढ़ा था, कैसे कैसे पड़ा, किस रूप में पड़ा। जैसे शीला अग्रवाल का आपने बताया कि शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा कि वह एक अच्छी शिक्षिका थी। उन्होंने इन्हें हिंदी की ओर उन्मुख किया और इन्हें पढ़ने के लिए कविता उपन्यास इत्यादि दिए, जिससे हिंदी के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई। अब इनके हिंदी के प्रति रुचि बढ़ने से उन्होंने लेखन कार्य भी किया और अपनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त किया। फिर भी पिता का भी उनका प्रभाव था एक कुंठा के अंदर में कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तित्व सही नहीं है, मेरा रंग रूप सही नहीं है। क्योंकि बहन सुशीला को पिता देख करके कहीं न कहीं लेखिका का अपमान करते थे। बचपन से एक कुंठा उनके दिमाग में बन गई थी। दूसरा, पिता के अंदर विरोधों को जानते हुए भी वह इस चीज से बहुत परेशान थी कि वो भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। और जब तक इस कुंठा को क्रोध के रूप में मैं एक व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति पर, माता पर या कहीं के बच्चों पर वो उतारते ही रहते। तीसरा, पिता का एक चीज बहुत ही अच्छा उन्हें लगा कि वह कांग्रेस के नेता थे और उनकी कमेटी में वो कुछ नेता और देश दुनिया से संबंधित बातें भी सीख पाए थे, ठीक है। और तीसरा, इनका जो है अपरोक्ष रूप से माता का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उनकी सहनशीलता, सहिष्णुता को देखकर और उनके कर्तव्य निष्ठा को देखकर के कहीं न कहीं लेखिका जो है क्या हो गई थी, कांप गई थी। और उसे ये लगता है कि इतना सहनशील, इतना सहिष्णु और इतना कर्तव्यनिष्ठ होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका अपना तो कुछ रहता ही नहीं, वो तो केवल दूसरों के लिए ही जीता है। तो उसका अपना व्यक्तित्व क्या है? जब तक सभी लोग उसको अपमानित करते रहते, उसको काम के लिए बोलते होते, उससे कोई न कोई इच्छा व्यक्त करते होते, किसी चीज का डिमांड करते रहते, तो इसलिए वह बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं आई। और बहुत गुण होने के बाद भी लेखिका उससे अपनी माता को अपना आदर्श नहीं बना पाई। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना खिलाकर क्यों संबोधित किया है। भटियार खाना क्या होता है? पहली बात, भटियार खाना जानते हैं? भटियार खाना वह होता है जिसमें खरबूजा, घास, पात, मोटी लकड़ी, पतली लकड़ी, चिकनी लकड़ियाँ होती हैं, सब उसमें डालता है जंगलों से और उसमें डाल के और सबको जला देता है, उसे दाना भूनता है। तो ये जो भटियार खाना है, कहा रसोई को भटियार खाना है, तो रसोई भटियार खाना कैसे है? चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही ज्ञानी हो, अच्छा हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, सारे गुण उसमें भरे, लेकिन उसका सारा ज्ञान, सारा कौशल जब वो केवल घर में चला जाता है, केवल रसोई में सिमट के रह जाता है, तो उसकी सारी प्रतिभा उसमें जल के नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने, उनके पिता ने ये कहा कि रसोई घर एक भटियार खाना है जिसमें हर बालिका का व्यक्तित्व
जल जाता है, समाप्त हो जाता है और उसका कोई व्यक्तित्व विशेष होता नहीं। इसलिए इस हथियार खाने से दूर ही रहना चाहिए। यह वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? वह घटना कौन सी थी? जब उनके पिता अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की थी। वह कौन सी घटना थी? जब उनके पिता को उनकी शिक्षिका ने बुलाया था कि अपने बेटे को कॉलेज में आना बंद कर दीजिए, और फिर उन्होंने सोचा कि उनके पिता आकर उनको डांटेंगे, लेकिन उनके पिता आकर उनकी सराहना करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो वो ये देख के उनको विश्वास नहीं हो पाता है। हाँ, बात ये थी, वह सोते थी पिता बहुत डांटेंगे, बहुत फटकारेंगे, हमसे गलती हो चुकी है और मैं क्या करूंगी। वो चुप कर बैठी थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसकी बहुत प्रशंसा की, धुआंधार तारीफ की और उसके बड़ा योग्य बनाया, तो उसे देख करके न अपनी आंखों पर विश्वास हो पा रहा था, नहीं अपने कानों पर। यह कैसे हो गया? लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट अपने शब्दों में लिखे से आंखों पर कीजिएगा, पिता से कैसे उसकी वैचारिक टकराहट होती थी। आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के दृश्य का चित्रण करते हुए उसने मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित, यह भी आप लिखी है। रचना अभिव्यक्ति का ये जो प्रश्न है, परिवेश के आधार पर बहुत कुछ बदल गया है। अब जैसे लेखिका अपने बचपन में गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना इत्यादि खेल खेलती थी, आज की लड़कियां वैसा खेल नहीं खेलती। अब वह अपने परिवेश के दायरे में सीमित है, क्या करती हैं, कैसे बिताती हैं, वो अपने परिवेश के आधार पर लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार रखते हैं? पड़ोस कल्चर बहुत लाभकारी है, आपने पाठ में पढ़ा, उसे आप होमवर्क में लिखेंगे और लेखक द्वारा पढ़े हुए उपन्यासों की सूची बनाइए, पुस्तकालय से खोजिए, पुस्तकालय में जाकर देख लीजिएगा और एक डायरी, दैनिक जीवन की एक डायरी तैयार कीजिए और उसे आप तैयार रखेंगे। डायरी लेखन में दिनांक डालते हैं और उसके बाद उस दिन का जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वह उसे प्रतिदिन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आगे हम देखते हैं इसका भाषा अध्ययन क्या है। भाषा की बात, भाषा अध्ययन क्या है? भाषा अध्ययन ये मुहावरे तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और मुहावरों का प्रयोग भी होता है। जैसे लूट उतारी, आग लगाना, थू करना, अगबला होना, ठीक है, आग लगाना और थू करके चले जाना, और आग इसमें इसके अर्थ लिखिएगा और अर्थ करके इसका अपने वाक्य में से लीजिएगा। क्या करना है? अपने वाक्य। लूट उतारने का अर्थ क्या होता है? हाँ, किसी का लूट उतारना मतलब बहुत ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है, उसको धीरे से नीचे कर देना, उसके भाव को नीचे कर देना। आग लगाकर चले जाना, आग लगाना, किसी बात को चढ़ा बढ़ा बढ़ा चढ़ा के कुछ झूठा कुछ सच करके एक बात को या एक काम को दूसरे तक पहुंचा देना, एक बात को दूसरे तक पहुंचा देना, इससे वो बहुत